हेलो, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने देखा, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तो क्लास 12th की मैंने केमिस्ट्री अपलोड कर ली है। पहला चैप्टर का पहला पार्ट जिसमें मैंने 80% कवर कर लिया है। आप लोग उस वीडियो को जाके देख लेना और उसको देख लेना। अभी मैं आज शुरू करने वाला हूँ फिज़िक्स की क्लास। तो हमारी फिज़िक्स की क्लास है क्लास 12th की। तो हमने क्लास 12th की फिज़िक्स की क्लास शुरू कर दी है, जिसमें मैंने आज स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज आप इसको जानेंगे। और आज ये क्लास है ना, एकदम बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक क्लास है। अगर जो जो बच्चा आज इसको कर लेगा, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आज जो बच्चा कर लेगा उसका कभी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी जो क्लास शुरू करते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं एक अमूल्य वचन। अमूल्य वचन में हमारा क्या है? देखिए, जिंदगी साइंस की तरह होती है। आप जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, आप जिंदगी में जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, रिजल्ट उतने ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। तो इस लाइन को याद रख लेना, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सब याद करने की ज़रूरत है। तो इस पर थोड़ा सा गौर कर लेना। चलिए ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो आगे हम देखेंगे इस चैप्टर का बेसिक इंट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो अभी देखते हैं पहली तो आप ध्यान दीजिए, जो पहला मैंने आपके यहाँ पास डायग्राम लगाया है, सारा का सारा चैप्टर इसी डायग्राम के आसपास आपका घूमने वाला है। तो मैंने यहाँ पे किया है एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना दिया है, दो नेगेटिव चार्ज बना दिया है और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आप इसको एक बार देख लेना। बस सारा का सारा चैप्टर यहीं पे घूमने वाला है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपने क्लिक किया है तो लास्ट तक देखना, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में नीचे कमेंट कर देना, ठीक है? नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो मैं देखते हैं इससे आगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों अथवा आवेशित वस्तुओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हमको यही पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले ही मैंने डायग्राम दिखा दिया था, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आवेशित वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे या फिर उनके प्रभाव, उनमें उनसे होने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब क्या है? स्थिर विद्युत से संबंधित, स्थिर विद्युत है ना, जो हम लोग जैसे एक हमारे पास आवेश है, एकदम आवेश है, एकदम एक स्थिर है। ठीक है, अगर हम इसके कारण हम किसी चीज पे प्रभाव का अध्ययन करेंगे, ठीक है, या फिर इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? स्थिर विद्युत के अंतर्गत आएगा। तो तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का और चैप्टर नंबर 2, बस केवल आपको क्या करना है, एक आवेश को ऐसे रख लेना है और इसी के कारण आपको अध्ययन करना है। तो आपका आ जाएगा स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, उसके बाद में गतिमान आवेशों के कारण, अगर यही आवेश आपका धीरे धीरे से चलना शुरू हो जाएगा। पहले ये रुका हुआ है तो पहले दूसरे चैप्टर में ये रुका रहेगा, तीसरे चौथे चैप्टर के बाद तीसरे चैप्टर से ये चलना शुरू कर देगा, है ना, तब ये चलेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब यही जो आवेश आपका जो चलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, तब इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? धारा विद्युत के अंतर्गत करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करेंगे। तो समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो वी आर ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत बल। अब ये आपका वैद्युत बल क्या होता है अभी समझाएंगे आगे। वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। अब आपका वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत बल को हम बोलते हैं आकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब खिंचाव, प्रतिकर्षण मतलब ढकेलना, एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, वैद्युत बल मतलब आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो हम एक बार फिर से डिफिनेशन पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल यानी आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल, है ना, का अनुभव करती हैं या फिर दूसरों को कराती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। धनावेश तथा ऋणावेश। कौन कौन से? धनावेश तथा ऋणावेश। अब इसके बारे में अभी आपको बताएंगे कि धनावेश होते हैं और ऋणावेश होते हैं। ये हमको आगे कैसे पता चला, कैसे इसका टेस्टिंग करेंगे, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैंने अभी आपको दिखा दिया है ना, लाइक चार्जेस होते हैं
वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो दो लोग होते हैं ना, जैसे आपको समझ में, जैसे अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को, मतलब अगर मैं ये दोनों, ये पॉजिटिव है एक पार्ट, ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को ये इसको धक्का देने की कोशिश करेगा, ये एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ना ये दोनों दूर हट जाएंगे। ठीक है, अगर एक ये मान लिया पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे से क्या करेगा, एकदम पास आने की कोशिश करेगा। ध्यान देना, ये पॉजिटिव मान लिया मैंने यहाँ पे और इसको मैंने नेगेटिव मान लिया, ये दोनों अलग अलग हैं। देखो ये अलग कैटेगरी का आ रहा है, ये अलग का आ रहा है, तो ये दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। अगर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो जाए, तो एक दूसरे को ये इसको ढकेलेगा दूर और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजने की कोशिश करेगा, तो इसके कारण दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब मैं आगे दिखाता हूं आपको धनावेश और ऋणावेश आते कैसे हैं। हाँ, तो मान लिया हमारे पास, इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट जो अभी हम करने जा रहे हैं, इसके लिए हमको क्या जरूरत है, एक कांच की छड़ की जरूरत है और दूसरा क्या जरूरत है, एक रेशम के धागे की जरूरत है। तो हमारे पास अभी रेशम का धागा तो अवेलेबल नहीं है और ना ही कांच की छड़, तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया कांच, और मैंने इसको एक पल के लिए मान लिया ये हमारा क्या है, रेशम की छड़ है। अब हम क्या करेंगे, इसके अध्ययन के लिए हम क्या करेंगे, कांच को इस रेशम से ऐसे ही रगड़ेंगे, है ना, इसको ऐसे ही रगड़ेंगे। जो हम थोड़ी देर रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें जो हमारा कांच की छड़ है जो, इसमें से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके अंदर, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे क्योंकि कांच चालक नहीं है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देखो, हाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले आएंगे, कहाँ पे चले आएंगे, आपकी रेशम की छड़ में चले आएंगे। इसको मैं अभी रेशम की छड़ ही बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसको मान लिया है। ठीक है, रेशम की छड़ में चले आएंगे। अब देखते हो कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसे क्या होता है कि जो एटम होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, उसको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो एक वस्तु होती है या फिर कोई पदार्थ, कोई वस्तु होती है, जैसे हमारी कांच है, एक वस्तु तो है, तो ये किससे मिलकर बनी होती है, अणु परमाणु आयन से। केमिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। फिर क्या होगा, एक परमाणु में क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होते हैं ना एक परमाणु में, तो इसमें से अगर क्या निकल आए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल आए, तो इसमें क्या ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कौन सी प्रकृति का होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो क्या हो जाएगा, तो हमारी जो कांच की छड़ है ये क्या हो जाएगी, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसमें क्या हो गया, मैंने यहां से माइनस वाला भेज दिया, मैंने यहाँ पे क्या भेज दिया, इलेक्ट्रॉन भेज दिए। इलेक्ट्रॉन कौन से नेचर का होता है, ऋणात्मक नेचर का होता है। ठीक है, नेगेटिव नेचर का होता है। तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस एक बार हम फिर से करेंगे। ये तो मैंने चार्ज कर दिया, इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, एक बार यही प्रोसेस दोबारा करेंगे। तो मान लिया फिर से मैंने ऐसे करके दो कांच की छड़ को मैंने पॉजिटिव कर दिया और दो रेशम की छड़ को मैंने क्या कर दिया, जो मैंने रेशम ले लिया उसको मैंने नेगेटिव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पहली कांच थी और दूसरी कांच थी, जो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था, जब उनको मैं पास लेके आऊंगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स से मतलब दूर भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे पर। इसको बोलेंगे भाई तू उधर जा, ये बोलेगा भाई तू उधर जा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, मैं रेशम का ले लूंगा, मैं दो रेशम को लेके आऊंगा, एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करूंगा, तो क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा। वो क्या करेगा, भाई तू भी उधर जा, मेरा तेरा कोई मेल नहीं है। ये इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा और दूसरा इधर भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होगा यदि हम कांच की छड़ को दोबारा से उसी रेशम से मिला दें, क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव है और इस पे क्या है, नेगेटिव है। अब इसको दोनों को प्यार से अगर पास लेके आएंगे तो ये क्या बोलेगा, भाई मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, कितनी देर, मैंने तो बहुत देर से मैं केवल और केवल तुझे ही ढूंढ रहा था, आजा भाई गले मिल जा। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, फिर ये दूसरे आपस में ही जुड़ जाएगा, एकदम पास लाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे ही चार्ज का नेचर होता है, हमने समझा दिया है। और अगर कोई कमी रह गई होगी तो आप इसको एक बार रिवाइंड कर लेना। और अभी आपको इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, यही वाला जो अभी पीपीटी चल रही है, पीपीटी रन हो रही है, तो आप उसे
प्लीज डाउनलोड कर लेना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश कैसी राशि है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक आवेश एक वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि। तो सबसे पहली स्लाइड हमारी क्या है, एसआई प्रणाली में विद्युत धारा को मूल राशि, यहाँ पे का लिख दिया है मैंने, इसमें यहाँ पे होना चाहिए को। विद्युत धारा को क्या माना गया है, मूल राशि, और आवेश को क्या माना गया है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशियां समझ रहे हो, मूल मात्रक समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है अभी मैं बेसिक क्लासेस के बाद में अपलोड करूंगा 9th के लिए, तो आप उसको देख लेना, क्योंकि जो आपका बेस होगा वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, अगर देखो, अगर आप एक घर बना रहे हो, उसकी नींव अच्छी नहीं डालोगे तो क्या होगा भाई, तुम्हारे नींव तो घर तो गिरेगा ना, कितनी दूर हवा में महल बनाओगे, समझ रहे हो। अब मैंने इसको व्युत्पन्न राशि इसलिए मानी है क्योंकि देखो, जो Q होता है आवेश, Q को मैंने यहाँ पे आवेश, I स्टैंड फॉर किसके लिए, एम्पियर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और जो टाइम है ना, T फॉर टाइम, तो Q इज इक्वल टू आई टी, ये आप सूत्र याद कर लेंगे। तो यहाँ पे Q क्या है, Q है वैद्युत आवेश, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, एंड टाइम है T है टाइम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में क्या आ रहा है। तो आपकी जो वैद्युत आवेश है यह क्या है, अदिश राशि, और जो भैया अदिश होती हैं वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, क्योंकि देखो अदिश राशियां होती हैं, उनके मान को धनात्मक या फिर ऋणात्मक लिया जा सकता है। ये +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। इसका जो आवेश है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ना, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो, ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे, धनावेश यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हो गए थे। फिर देखते हैं विमा क्या हो जाएगी। तो विमा हम निकालने के लिए सिंपल सा यूज करेंगे आई के लिए। आई का मात्रक क्या होता है, ए एम्पियर, और टाइम का बड़ा वाला टी, इसको ब्रैकेट में डाल दो तो इसकी विमा हो जाएगी ए टी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, कूलाम। आगे पढ़ेंगे कूलाम का नियम, बहुत अच्छी सी क्लास लेके आएंगे उसके ऊपर, और उससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ध्यान देना उस पर थोड़ा सा। इसके बाद में आएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -e, और e बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, E, और जो प्रोटॉन का हो जाएगा, प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है +e, और +e इज इक्वल टू होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, मात्रक लिख देना, मैंने यहाँ पे मात्रक नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान देना आप लोग। अब देखते हैं, मैंने एक सबसे अच्छी चीज लिख दी है नोट के तरफ पे। तो वस्तुओं के आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उत्तरदायी होता है, प्रोटॉनों का नहीं, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो तो कभी बाहर निकल के जाते नहीं जाते हैं ना। और जो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं एकदम आवारा, तो ये घूमते रहते हैं, इसे इधर उधर बाहर घूमते रहते हैं। इनको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए बस ये तो निकल लेंगे, है ना, थोड़ा सा छूट दे दो फिर ये निकल लेंगे। अब इसके बाद में चलेंगे हम आवेशों का संसूचन करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है भी या नहीं। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए ये जो हमारा है इलेक्ट्रोस्कोप, ये हमारा एक गैजेट होता है। ठीक है, इसमें एक डिब्बा सा आपको दिख रहा है, इसके नीचे 2 पत्तियां लग रही हैं, पत्तियां हैं, है ना। इस पे अभी कोई आवेश नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने वही कांच की छड़ जो आवेशित की थी ना, अभी रगड़ के मैंने आपको कराया था, जो मैंने कांच पे पॉजिटिव चार्ज लेके आया था। तो मैं इससे अगर इस जो इलेक्ट्रोस्कोप के अगर ऊपर ले आऊंगा, ऊपर में मैंने क्या ले आया भाई, वो कांच वाली छड़ ले आई। इसके जो ऊपर चकती टाइप सा लगा है ना, डिस्क सा, जैसे टीवी में सीडी उडी में आपने देखा होगा, टेलीविजन में डीवीडी में लगती है ना, उस टाइप का डिस्क होता है। तो मैं उसके पास लेके आऊंगा। अब देखो क्या होता है, जो आपका होता है नेगेटिव आयंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव जो आपका होता है प्रोटॉन, इसमें क्या होता है प्यार मोहब्बत। तो ये क्या करेगा, अब देखो इधर तो हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास क्या था, पॉजिटिव आयन की ज्यादा थे, और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, बराबर है। लेकिन क्या करेगा, ये आपका जो पॉजिटिव है, यहां से जो आपका यहाँ पे प्रोटॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ऊपर जो आपका डिस्क वाला साइड है, उसमें क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, जैसा कि इसमें दिख रहा है। और नीचे की, अब देखो ऊपर आ गए सारे के सारे नेगेटिव नेगेटिव, और जो नीचे की साइड हो जाएगी, जो आपको नीचे दिख रहा है, वहां पे क्या आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव। तो ये जो ऐसे से बनी है ना जो पत्ती सी, देख रहे हो, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। पहले तो इकट्ठे होती हैं, पहले तो ये इकट्ठे होती हैं, जैसे ऊपर हम लेके आएंगे पॉजिटिव, तो इसे ये ऐसे खुल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों पत्तियां हो जाएंगी, एक दूसरे से इसे दूर भाग जाएंगी। अब एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, अब मैं इसी को टच करा दूं, जो मेरा पॉजिटिव वाला था इसी में टच करा दूं, जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप था उसकी जो चकती है, डिस्क है, उसी में अगर टच करा दूं, तो इसमें देखो पॉजिटिव आयंस ज्यादा थे, पॉजिटिव आयंस ज्यादा थे। तो यहां पे जैसे मैं उसमें टच कराऊंगा, इसमें से प्रोटॉन निकल के भाग जाएंगे, प्रोटॉन निकल के भाग जाएंगे, ऐसा हम बोलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो डिस्क में क्या है, डिस्क में क्या है, डिस्क में है इलेक्ट्रॉन आ गए थे ऊपर, तो मैं जैसे उसको, मैं इसको टच कराऊंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले जाएंगे, आपकी रॉड में चले जाएंगे, कांच की रॉड में चले जाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, तो आपकी चकती होती है, चकती है ना, चकती एक धातु की बनी होती है, धातु की, और धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें फिर से, अब ये पूरा का पूरा जहां पे माइनस दिख रहा है वहां पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आपकी जो आपकी छड़ है, इसको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। अब फिर क्या हो गया, अब पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या होगा, नीचे वाला फिर से देखो, अब पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, पहले तो वैसे ही था, लेकिन जब पूरा पॉजिटिव हो जाएगा फिर से इसे हट जाएगा, फिर से दूर हो जाएगा। देखो कितने ज्यादा बनाने पड़ते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, क्या मेरी मेहनत सफल हो रही है। इसके बाद में हम देखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर यानी कि चालक, इंसुलेटर यानी कि अचालक, है ना, अचालक या फिर विद्युत रोधी। तो पहले मैं इसको बताने से पहले, इसकी स्लाइड पे जाने से पहले थोड़ा सा बता दूं। कंडक्टर जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पार कर देते हैं, और इंसुलेटर जिसमें हम नहीं पार कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। चालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से होता है, सुगमता से होता है। कोई बात नहीं यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो हमने वे, जैसे मान लिया हमारे पास ये है, ये देखो आगे देख रहे हो, लोहा है, मैंने यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया इलेक्ट्रिक करंट, एक बार बैटरी से जोड़ दिया, फिर एक तार लेके आया यहां से जोड़ दिया। तो इसके अंदर से इसके अंदर से हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर से हम करंट पास करा पा रहे हैं ना, आवेश, करंट क्या है, जो हमारा आवेश है, विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है, आवेश प्रवाह की दर ही तो है, आवेश प्रवाह की दर ही तो है। प्रति सेकंड कितने कितने आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल रहे हैं, कितने, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, चलो छोड़ इसको, फिर देख रहे हैं, आगे देखते हैं, बाद में समझा दूंगा। उदाहरण के लिए ले लेंगे हम धातुएं। देखो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं, सोडियम हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, जितनी सारी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, किसकी सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, मनुष्य का शरीर देखो, लगाओ करंट, लगता है नहीं लगता है, एक बार टच करा के देखना, अरे मत देखना भाई, नहीं तो चले जाओगे ऊपर ही। फिर देखते हैं, चालकों में गतिशील आवेशित कण होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आवेशवाहक। चालकों में, जैसे हमारा ये चालक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन इसके अंदर ही घूमते रहेंगे, और जब हम उनको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो एक दूसरे इधर से उधर भागने लगते हैं। वो भाग अभी हैं, अभी वो ऐसे ही से घूम रहे हैं, उल्टा सीधा ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसमें हम विभवांतर स्थापित करेंगे, मतलब इसको हम जैसे बैटरी से जोड़ेंगे, तो एक जो हमारा इसके अंदर है, क्या है, इसके अंदर है, दिख रहा है ना, इसके अंदर है जो आवेशित कण है, जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वे इधर से उधर भागने लगेंगे। इसी के कारण आवेश, ये अपने साथ आवेश लेकर जाएंगे, इसलिए हम इनको आवेश वाहक बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। धात्विक चालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने अभी बता दिया। तथा क्या होता है, जो विद्युत अपघटनी, हाँ, फिर जो विद्युत अपघटनी चालक में होते हैं, उसमें आवेश वाहक क्या होते हैं, धनायन अथवा ऋणायन। अब देखो, जो एकदम डिस्टिल्ड वाटर होगा, उसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं होंगी, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं कर सकते हो। आप
अब क्या करो, एक थोड़ा सा डिस्टिल वाटर ले लो जो अभी आपके यहाँ बैटरी में पड़ता है, उसमें कुछ नहीं होता है, तो आप वो वाटर ले लो, उसमें करंट नहीं जाएगा, लेकिन उसमें तो थोड़ा सा नमक डाल दो। नमक में क्या होता है, Na जो सोडियम होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज और Na और Cl पे नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव Na है, Na प्लस और Cl माइनस में जैसे टूट जाएगा तो Na वाला हो जाएगा आपका धन आयन और जो आपका Cl माइनस हो जाएगा वो ऋण आयन। तो आपका जो धन आयन और जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं उनमें इसी के कारण होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी आवेश का प्रवाह। ठीक है, इससे हमारे क्या होती है, विद्युत धारा बहती है। अब आगे देखते हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या रहा है आज मेरे साथ। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं होता है, मतलब बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता है, वो क्या होते हैं, विद्युत रोधी। भैया हम तो जान ही नहीं देंगे। कांच में आप कांच ले लेंगे, एग्जांपल के लिए मैं कांच ले रहा हूं, मैं यहाँ पे वायर लगाऊंगा, यहाँ पे वायर लगाऊंगा, तो क्या इसके अंदर से करंट जाएगा? नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं विद्युत रोधी। अब आता है प्रेरण द्वारा आवेशन, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं? निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति में पदार्थ में आवेश पुनर्वितरण की घटना कहलाता है। चलो देखते हैं, इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने फिर से वही इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया है, इलेक्ट्रोस्कोप। जब मैंने इसके सामने क्या लेके आया था, कांच लेके आया था। मैंने जब इससे कांच की छड़ लेके आई थी जो कि क्या थी, धनावेशित थी, क्योंकि उस पे क्या था, धन आवेश था, उस पे इलेक्ट्रॉन, उसमें पॉजिट्रॉन ज्यादा थे। मैंने जैसे इसको ले लिया, जैसे इसको टच कराया, तो देखो एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन कम है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बराबर है, तो एक दूसरे से, तो यहां से क्या होते हैं, जो आपकी चकती थी, डिस्क थी, यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए। तो अब क्या हुआ, आवेश इस पे कितना था, आवेश ज्यादा था। आवेश मान लिया इस पे 5 था, इस पे 5 था, इस पे 6 था, मान लिया इस पे 6 आवेश था, 6 कूलाम का आवेश था, ठीक। और इस पे एक भी आवेश नहीं था। तो मैंने क्या किया, जैसे ऐसे रखा, तो मैंने जैसे इसको टच कराया, यहां से नेगेटिव आयंस निकल के यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखो 3 आवेश यहाँ पे भी हो जाएगा, 3 आवेश यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहां से नेगेटिव आयंस और यहां पे चले जाएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में जैसे ही बराबर हो जाएंगे, फिर आवेश का पुनर्वितरण रुक जाएगा। आवेश का पुनर्वितरण वही होता है जिसे मैंने इसको क्या किया, इसको पहले पॉजिटिव चार्ज किया, जब मैंने इसको चकती पे टच कराया तो ये दोबारा से डिस्चार्ज हो गया। यही होता है आवेशों की पुनर्वितरण। अब देखते हैं आवेशन की विधियां। तो इससे हम, पहला है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, दूसरा है घर्षण द्वारा आवेशन, तीसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। तो चलो हम देखते हैं। जो पहले प्रेरण द्वारा आवेशन बताया है, प्रेरण द्वारा आवेशन तो यही हो गया कि जैसे मैंने ये हमारी कांच थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, मैंने जैसे चकती के पास लेके आया, एक साइड में आ गए इसके नेगेटिव और इधर हो गया पॉजिटिव, तो इधर वाली साइड इसकी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। इस पे कौन सा आवेश हो गया, धनावेश, ठीक है। दूसरा होता है घर्षण, मैंने रेशम से वो घर्षण करके पहले आपको बता दिया है। तो एक पे कांच पे आ गया था आपका पॉजिटिव और रेशम पे आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी आवेशन की एक विधि होगी। चालन द्वारा भी मैंने बता दिया है। अभी इसी मैंने जो आपका एक्सपेरिमेंट करवा रहा था जब मैं इसी में, तो जब चकती से मैंने टच कराया था, जैसे चकती से टच कराया था, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर चले गए थे और ये चकती की जो आपकी जो धातु थी, नीचे एक पत्ती थी, उस पर कौन सा आवेश आ गया था, पॉजिटिव आवेश आ गया था। तो समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चले, ठीक है। अब हम देखते हैं आवेशों के मूल गुण। अब देख, तो मैंने पहले बता दिया है, जो सेम तरह के होंगे, जो सेम कैटेगरी के होंगे, अगर मैं भी पॉजिटिव तू भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षित करेंगे, ठीक है, नेगेटिव प्रतिकर्षित करेंगे। यही सारा है आवेशों के मूल गुण। अब आती है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता में क्या होता है, जो नेट आवेश होता है, जैसे एक प्लस, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, किसी पे एक प्लस आवेश है, ठीक है, एक में है +5, अगर इसको जोड़ना है, एक जैसे हमारे पास एक कोई वस्तु है जिसपे है 5 कूलाम का
धन आवेश, 5 कूलम का धन आवेश, और जो हमारी दूसरी वस्तु है उस पे है 2 कूलम का ऋण आवेश। तो मैंने जब इस दोनों को जोड़ूंगा, मैं इस सिस्टम को जोड़ूंगा, तो हमारा नेट आवेश कितना हो जाएगा? देखो ये 2 नेगेटिव और ये 5 पॉजिटिव, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे, देखो इस पे तो हमारा टोटल जो नेट आवेश होगा 3 कूलम, क्योंकि देखो इधर है 5 पॉजिटिव है, इधर 2 नेगेटिव है, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को कर देगा कैंसिल, तो हमारा टोटल कितना आवेश बचेगा? 5। वो भी कौन सी कैटेगरी का होगा? पॉजिटिव कैटेगरी का होगा। बचेगा कितना? 3। सॉरी गलती हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं आवेश संरक्षित है। चलो देखते हैं। अब मैंने कोई भी चीज, जैसे हमने सबसे पहले, मैं इसी को बार बार लेता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने कांच को आवेशित कर दिया, इसको अगर मैंने कहीं रख दिया, किसी चीज से टच नहीं कराया और इसको रख दिया, ठीक है, तो इस पे जो आवेश होगा वो क्या होगा? जब मैंने रेशम लिया था और ये लिया था, रेशम लिया था, कांच लिया था, तो मैंने जब इसको रगड़ा था, तो मान लिया इस पे 5 कूलम का धन आवेश आया था, तो इस पे कितने का आएगा? 5 कूलम का ही ऋण आवेश होगा। तो यही है आवेश संरक्षित है। आवेश को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, एक आवेश को हम दूसरी तरह के आवेश में बदल सकते हैं। तो इसके बाद में आएगा आवेश, वैद्युत आवेश और द्रव्यमान की तुलना। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या है? एसआई प्रणाली में ये व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि है, अभी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो मूल राशि है। ठीक, आवेश का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान, क्या कभी सुने हो कि हमारे पास 5 किलो है, तुम्हारे पास -5 किलो है? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसी टाइप से फिर हो गए, आवेश का मान वेग पर निर्भर करता है। जैसे हमारे पास एक कूलम का आवेश है, ये स्पीड से जा रहे हैं, तो इसका जो क्या होगा, आवेश जो इसका मान होगा वो इस पे चेंज नहीं आएगा। लेकिन द्रव्यमान पर क्या होगा? द्रव्यमान अगर 5 किलो की वस्तु है ना, और वो वेग से जा रही है, तो उसका मान बढ़ जाएगा। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक काम करो, आप इलेक्ट्रिक वाला तराजू ले लो, अपने हाथ को ऐसे आराम से रख दो, ठीक है, अपने हाथ को आराम को रख दो, चलो वो मत करो, आप ये ले लो और सिंपल इसको पहले वेट कर लो, ये कितना है। मान लिया ये 30 ग्राम का है। आप इसको जब गिराओगे, जैसे ही गिराओगे आप उस पे तराजू पे, जैसे आप गिराओगे स्केल पे, जैसे आप गिराओगे, तो उसका क्या होगा, अचानक से ये इसका वेट ज्यादा सा दिखाएगा। तो इससे हमको यह निष्कर्ष निकल रहा है कि क्या होता है, आवेशों का मान वेग पर निर्भर होता है, ठीक है, और वेग बढ़ने से इसका मान बढ़ जाता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मैंने अभी आपको बताया, और द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। E बराबर mc² फार्मूला, विश्वविख्यात फार्मूला आइंस्टीन जी द्वारा। अब देखो, आवेश की क्वांटम प्रकृति होती है, ये क्वांटम शब्द से आपको परेशान नहीं होता। क्वांटम मतलब पैकेट, क्वांटा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। आप क्वांटम को उतना ज्यादा दिमाग पे मत लो, क्वांटम को समझ लो पैकेट, यानी कि आवेश एक कण है ना, पैकेट है, कण है, ठीक है, क्वांटा होता है जिसको क्वांटा बोलते हैं, है ना। ये क्वांटम प्रकृति का होता है, इसका क्वांटम E होता है, और E का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और क्वांटम प्रकृति का होता है द्रव्यमान भी क्वांटम प्रकृति का होता है, मगर अभी तक हम इसका पता नहीं लगा पाए हैं, ठीक है। उसके बाद में होगा है द्रव्यमान के बिना अस्तित्व है, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। भैया अगर इसका द्रव्यमान ही नहीं होगा, किसी कोई चीज होगी भी नहीं, तो वो कैसे आवेशित हो जाएगी। अब आवेश का भी तो कुछ वेट होता है ना, मैं आपको अभी बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो प्रोटॉन का वेट होगा, इलेक्ट्रॉन का वेट होगा, कुछ तो होगा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिर आएगा नेट आवेश के बिना भी द्रव्यमान संभव है। अभी ये देखो, इस पे कोई नेट आवेश है, अभी तो नेट आवेश तो इस पे शून्य है ना, लेकिन तो क्या इसका कुछ भार नहीं है ना, भार नहीं है, बिल्कुल है भाई, इसका द्रव्यमान कुछ तो है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, लेकिन मैं बोल देता हूं, तो इसका अस्तित्व है ना, इसके द्रव्यमान का अस्तित्व है, तो यही है। तो आज की क्लास को भी हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज
इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो, और अगर आप ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो टैगलाइन ही है साइंसकारी गुरु चैनल जो हमारा चैनल का नाम है। और इसमें हम यूनिक कंटेंट देते हैं जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए होता है। जितना हम लोग से हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट सब देने वाले हैं। तो आप वीडियो जैसे खत्म हो जाएगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वीडियोस के लिंक दी होगी, जो आप इस पीपीटी जो चल रहा है इसको आप डाउनलोड कर लेना और याद कर लेना। इसके बाद में हम लेके आएंगे कूलाम का नियम, उसके बाद में उसका न्यूमेरिकल भी कराएंगे, और आप हमारे साथ रहेंगे तो आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा होने वाला है। तो राम राम, दुआ सलाम, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मिलते हैं नई वीडियो में, तो बाय।